गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं कारक, है ना। अभी तक हम कारक के 4 वीडियो देख चुके हैं। आज हम 5वां वीडियो पढ़ रहे हैं कारक का। तो सबसे पहले हमने कारक की परिभाषा पढ़ ली है, कारक के भेद भी पढ़ रहे हैं, है ना। भेद भी देख चुके कि 8 प्रकार होते हैं कारक के। उनमें हम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक वो पढ़ चुके हैं। आज हम संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा देखते हैं, फिर उसके उदाहरण देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम पद के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता हो या संबंध ज्ञात हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में यदि कोई कर्ता या सर्वनाम आया है, कोई संज्ञा या सर्वनाम आया है पहला वाला, ठीक है, और उसी वाक्य में कोई दूसरा संज्ञा या सर्वनाम आया है, तो उन दोनों संज्ञा और सर्वनामों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए विभक्ति आती है का, की, के, रा, री, रे, है ना। इनका प्रयोग किया जाता है, तब वहां हम संबंध कारक की पहचान करते हैं। अब इसी को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। ठीक है। अब सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है मतलब सिद्धार्थ एक संज्ञा है, कॉलेज दूसरी संज्ञा है। सिद्धार्थ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कॉलेज स्थानवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन संबंध क्या हो गया? कॉलेज पास में है, किसका कॉलेज है? सिद्धार्थ का। तो का शब्द बीच में जुड़ा हुआ है, का विभक्ति बीच में जुड़ी हुई है, तो उस विभक्ति को देख करके हम पहचानेंगे कि यह हमारा संबंध कारक है। ठीक है। जहां पर का विभक्ति आती है, का आ जाए लेकिन वो जोड़ने का काम कर रही हो और वो दोनों ही संज्ञा या सर्वनाम में कोई संबंध बता रही हो, तब वहां होता है संबंध कारक। एक उदाहरण और देखते हैं। श्रेया के पिताजी अध्यापक है। अब श्रेया एक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, पिताजी दूसरी संज्ञा हो गई, पिताजी भी संज्ञा है ना, और वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोनों ही के बीच में रिलेशन है ना। श्रेया जो है बेटी है और उसके पिताजी हैं अध्यापक हैं, वो पिता है, तो दोनों के बीच में रिश्ता है, दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में संबंध है। तो किससे उसको जोड़ा है? के से। श्रेया के पिताजी। ठीक है। यहाँ पर भी हमारा संबंध कारक होगा। और उदाहरण देखते हैं कि रोहन की बहन निकिता है। ठीक है। अब रोहन एक व्यक्ति है, एक संज्ञा हो गई, निकिता दूसरी संज्ञा हो गई। इस वाक्य में दो संज्ञा है, एक तो रोहन, दूसरा निकिता। दोनों के ही बीच में रिश्ता है बहन भाई का, लेकिन किससे पता चल रहा है हमें? की से। की शब्द जुड़ा हुआ कि रोहन की बहन है निकिता। ठीक है। तो यहाँ पर इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की शब्द। तो इससे हमें पता चलता है कि यह हमारा संबंध कारक है। ठीक है। इन वाक्यों में सिद्धार्थ का श्रेय के रोहन की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रमशः कॉलेज, पिताजी, बहन से पता चलता है, अतः इनमें संबंध कारक है। ठीक है। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला वाला कारक है 7वें नंबर पे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं, पर, है ना। माँ एक ही मात्रा, अम की बिंदु मैं और पर। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिली, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं और पर,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिलती हो। अब इसमें यह है कि क्रिया तो हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो किस जगह पर हो रहा है और किस समय पर हो रहा है। हमें जगह और समय की जानकारी देने के लिए अपादान कारक को देखना होता है, अपादान कारक की पहचान करनी होती है ना। अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक हमें बताता है कि क्रिया का स्थान और समय क्या है, ठीक है। तो अधिकरण कारक से हमें जानकारी मिलती है कि वो क्रिया की जगह और समय क्या है। यदि क्रिया की जगह और समय दिया है या स्थान दिया है तो हम वहाँ समझ पाते हैं कि यहाँ अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अब अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होगी? मैं और पर। तो कुछ उदाहरण से देखते हैं। कमरे में अंधेरा है, ठीक है। कमरे में अंधेरा है। अब यहाँ में तो विभक्ति है, लेकिन कमरा जो है वो स्थान है। कमरे की बात आई ना कि कमरे में अंधेरा, कि अंधेरा कहाँ पर है? कमरे में है। तो कमरा जो है वो यहाँ पर स्थान हो गया, ठीक है। अब स्थान हमें पता चल गया, मतलब कमरा है। तो यहाँ पर अंधेरा है, तो यहाँ पर कौन सा है? अधिकरण कारक। एक और उदाहरण देखते हैं। गैस पर खाना पक रहा है। कहाँ खाना पक रहा है भाई? गैस पर, ठीक है। अब हमें स्थान मालूम पड़ेगा कि गैस पर, है ना, कि कहाँ पर। अब गैस या तो कहीं कमरे में रखी होगी या कहीं बाहर रखी होगी, लेकिन गैस तो रखी है, ठीक है। गैस जगह हो गई, तो हमें वहां से पता चल रहा है कि खाना कहाँ पक रहा है? गैस पे, ठीक है। तो जहां समय का बोध हो वहां कोपर्सर्ग होने पर भी वह अधिकरण कारक होता है ना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि समय है, समय में क्या होता है कि मैं भी आ जाता है या को भी आ जाता है। तो जहां पर समय का बोध हो वहां को विभक्ति भी आ जाती है ना। को विभक्ति कैसे आएगी? अब कि भैया शाम को घर आएंगे, है ना, या भैया शाम को घर आएंगे। तो शाम तो समय हो गया, भैया घर तो आएंगे, लेकिन कब आएंगे? शाम को। तो शाम हमारा समय हो गया, और यहाँ को जो है वो विभक्ति है। तो कभी कभी हमको को विभक्ति से भी अधिकरण कारक का पता चलता है, लेकिन यह हर समय नहीं होता है। को कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला कारक है हमारा संबोधन कारक। आखिरी कारक है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति है अरे ओ, ठीक है। इसकी विभक्ति है अरे ओ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चल रहा हो कि हम किसी को बुला रहे हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने का बोध हो रहा है कि हम किसी को बुला रहे हो, किसी को आवाज दे रहे हो, किसी को पुकार रहे हो, तो इन शब्दों से हम पता कर सकते हैं कि वहाँ संबोधन कारक है। संबोधन का मतलब ये है कि कहना, ठीक है। किसी को कहना, या तो आप बुलाएंगे या उनको पुकारेंगे या कुछ अपनी बात कहेंगे। तो कुछ उदाहरण देखने की। अरे भाई मेरी बात तो सुन। क्या कहते हैं ना, कई बार अपन कहते हैं कि अरे भाई मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद तो अपनी बात कहना या अपना काम कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन ले। तो क्या कहते हैं हम? अरे भाई मेरी बात तो सुन। तो यहाँ अरे जो आया है वो क्या है? संबोधन। क्यों? क्योंकि हम उसको टोक रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई मेरी बात तो सुन ले, है ना। तो हमारा संबोधन क्या है? उसके लिए अरे भाई, है ना, उसको संबोधित कर रहे हैं। हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, उसको हम संबोधित कर रहे हैं कि अरे भाई मेरी बात तो सुन। यहाँ हमारा संबोधन कारक है, और संबोधन कारक का चिन्ह भी आता है, ठीक है। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन लो, हे ईश्वर, हे प्रभु,
हे भगवान मेरा काम कर दो, हे भगवान मेरे को परीक्षा में पास कर दो, हे भगवान मेरे को फेल मत करना, हे भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। कितनी बार हम हे भगवान करते हैं। तो हे शब्द जो आता है वो संबोधन है, क्योंकि हम भगवान को बोल रहे हैं, हम भगवान को कह रहे हैं, हम भगवान को सुना रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे भगवान मेरी विनती है ऐसा कर दो, है ना। हम लोग बोलते ना भगवान से, तो वो है शब्द जो है वो संबोधन है ना। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, संबोधन चिन्ह कैसे होते हैं दिख रहा है। तो संबोधन चिन्ह लगाना, एक पूर्णविराम होता है और उसके नीचे छोटा सा बिंदु होता है। एक तो सीधी डंडी होती है पूर्णविराम की और उसके नीचे छोटा सा बिंदु होता है। तो ये होता है संबोधन का चिन्ह। तो संबोधन सूचक शब्दों के पीछे संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, तो हमें समझ में आता है कि वो संबोधन कारक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पूरे 8 कारक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब तक अब आप इन पूरे 8 कारक को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और उन्हें याद करते रहिए। थैंक यू।